तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला पॉइंट है कि डेफिनेशन क्या है लिपिड की। तो लिपिड वो कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में रिलेटिवली इंसॉल्युबल होते हैं, बट वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं बेंजीन, क्लोरोफॉर्म जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फिर हम आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन ऑफ लिपिड के ज़्यादातर पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में। पर ट्राइग्लिसराइड हम अभी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड जब पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल लिपिड में वापस देखेंगे। सेकेंड पॉइंट होता है कि ये जैसे हमने बचपन से पढ़ा है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन से उसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये भी काइंड ऑफ लिपिड होता है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम फॉस्फोलिपिड वापस पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि लिपिड जो है उसका सेकंड फंक्शन है कि बायो मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद हो गए हैं कि एनर्जी के फॉर्म में मतलब स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होता है, बायो मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तीसरा पॉइंट है कि जो भी स्टेरॉयड हार्मोन्स है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो भी इसी से बनता है, लिपिड से। कैसे बनता है ये आगे वापस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देन सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है, डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इनकी एम्फीबैटिक प्रॉपर्टी होती है फॉस्फोलिपिड की। तो हम लेसिथिन जब पढ़ेंगे तब भी ये वापस से आएगा। देन न्यूरॉन्स को ये इलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंजेस के अगेंस्ट हमें इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारी बॉडी को शेप देता है। देन अब क्योंकि फैट है तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी एक कुशनिंग इफेक्ट देगा, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। फिर जो भी फैट सोल्युबल विटामिन, हमें पता है 4 फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं A, D, E के, उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता है। और टेस्ट और पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड बढ़ा देता है, यानी कि तुमने देखा होगा कि खाने में जब हम घी डालते हैं तो खाने का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये 10 फंक्शंस हो गए, बाकी हम और इसको थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। अब आता है मेन पॉइंट इस चैप्टर का, वो है क्लासिफिकेशन लिपिड का। क्लासिफिकेशन हम 3 पार्ट में करते हैं, एक सिंपल, एक कंपाउंड और डिराइव्ड। हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम डिराइव की बात करते हैं। तो डिराइव्ड वो हैं जो या तो लिपिड से डिराइव हुए हैं या फिर लिपिड के ऐसे प्रीकर्सर जिनमें लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है उनसे डिराइव हुए हैं। तो या तो लिपिड या फिर प्रीकर्सर ऑफ लिपिड से डिराइव होते हैं। एग्जाम्पल इसका फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स। अब सबसे पहले हम फैटी एसिड देखते हैं। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड की। अब क्योंकि इसके नाम में एसिड है तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RC+O जो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ रखा है 11th और 12th में। देन फैटी एसिड जो होते हैं वो डिराइव लिपिड में आते हैं, एंड ये सबसे कॉमन कंपोनेंट है लिपिड्स का। क्योंकि अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे सिंपल लिपिड तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो भी एस्टर लिंकेज बन रहे हैं उसमें फैटी एसिड के साथ अल्कोहल जुड़ रहा है। तो फैटी एसिड एक मोस्ट कॉमन कंपोनेंट हो गया लिपिड में हमारी बॉडी में। देन आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। देखो, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें फैटी एसिड का तो इसको हम 3 टाइप से करते हैं। पहला तो टोटल नंबर के बेसिस पे कार्बन एटम की, तो या तो इवन चेन होगी या ऑड चेन होगी। फिर आता है लेंथ के बेसिस पे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। तो वो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे कि 2 से 6 तो शॉर्ट, ऐसे करके। और तीसरा है नेचर के बेसिस पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। अभी हम देखते हैं कि इवन चेन और ऑड चेन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करा और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगर हम देखें कि जो हमारा इवन चेन और ऑड चेन था, तो ऑड चेन में सिर्फ एक ही एग्जांपल है प्रोपियोनिक का, और ब्रांच्ड फैटी एसिड में भी सिर्फ एक ही एग्जांपल है आइसोवैलेरिक का। फिर अगर हम देखें तो इवन चेन में 2 आ जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास आ जाता है एसिटिक 2 कार्बन वाला, देन 4 कार्बन ब्यूटायरिक, 6 कार्बन कैप्रोइक। यहाँ पर 6 के बाद 8 नहीं आ रहा है, 6 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है, दैट इज कैप्रिक। देन 12 लॉरिक, 14 मिरिस्टिक, 16 पामिटिक, 18 स्टेरिक एंड 20 अराकिटिक। अब जो हमारे पास एसिटिक और ब्यूटायरिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं। एसिटिक हमें विनेगर में मिलता है, ये हमने ज़्यादातर चीज़ें 12th में पढ़ रखी हैं। ब्यूटायरिक और कैप्रोइक हमें बटर में मिलता है। देन जो हमारे कैप्रिक, क्लोरिक और मिरिस्टिक हैं वो हमें कोकोनट ऑयल में मिलता है, और हम कोकोनट ऑयल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे आगे। देन पामिटिक, स्टीयरिक एंड अराकिडिक ये होता है। देन पामिटिक और स्टीयरिक जो वो हमारी बॉडी फेट में अबंडेंट होता है, एंड अराकिडिक जो हमें पीनट ऑयल में मिलता है। देन इवन चेन में अगर हम अनसेचुरेटेड की बात करें तो उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम 16 से स्टार्ट करें, तो 16 पे पामिटोलिक है,
वहाँ पे 16 पे पामिटिक था जब सैचुरेटेड था, अनसेचुरेटेड में पामिट ओलिक है, तो हम अनसेचुरेटेड के लिए ओलिक यूज़ करते हैं सफिक्स। देन 18 में 18 कार्बन में हो जाता है ओलिक। देन 22 कार्बन में एरुकिक, 24 पे नर्वोनिक, 18 पे लिनोलिक एंड 18 पे वापस से लिनोलेनिक। ये दोनों जो हैं वो दोनों पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, और ये एसेंशियल फैटी एसिड भी है, मेन एसेंशियल फैटी एसिड है। देन 20 कार्बन पे एराकिडोनिक है, सैचुरेटेड में एराकिडिक था, ठीक है। तो हमारे पास अनसेचुरेटेड में 18 कार्बन के ही तीन है, ओलिक, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक। जब हम आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो इन दोनों को हम वापस से डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट था सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड को हमने फर्दर क्लासीफाई करा है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड में। सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं। तो सैचुरेटेड में अभी हमने देखा था कि इसमें पहली बात तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। और इसके एग्जांपल अभी हमने डिस्कस करे थे इवन चेन के सैचुरेटेड में, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, पामिटिक, स्टीयरिक। पामिटिक 16 कार्बन का है, इसलिए हमने यहाँ देखा कि 14 लिखा है प्लस 2 कार्बन और साइड में लगे हुए हैं, तो ये हो गया 16। और स्टीयरिक में 18 कार्बन था, इसलिए हमने देखा है कि 16 लिखा है बीच में और आसपास 2 कार्बन हो रहे, दैट इज़ 18। तो ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। देन हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इन्हीं डबल बॉन्ड्स के कारण उसमें अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली बात तो ये कि इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करा है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड यानी कि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड यानी इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। देन हम बात करते हैं कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से सिमिलर होते हैं रिएक्शंस में, बट प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है। हमने 12th में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड जब होता है उसी की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम दिखा पाते हैं डबल बॉन्ड्स पे। जितने भी नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड हैं उनमें सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, पर जब मेटाबॉलिज्म होता है चीज़ों का, यानी कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, तो ट्रांस फैटी एसिड फॉर्म होते हैं। जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो भी जनरली सिस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली अकरिंग लिपिड्स में। जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 3 ये सब क्या होता है। देखो, जब हम नंबरिंग करते हैं कोई भी फैटी एसिड की, फैटी एसिड यानी उसमें COOH ग्रुप होगा, तो हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट अगर हम ओमेगा 1 दे रहे हैं तो ओमेगा 1 हम लास्ट एंड जो कि हमारा मिथाइल एंड होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ही ये ओमेगा का कंसेप्ट हम देखते हैं। फिर यहाँ पर है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कुछ चीज़ों में, जैसे कि इन्फेंट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, कैंसर में, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है अगर, और अभी हमने रिसेंटली देखा है कि कोई भी मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन है, ADHD दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिमेंशिया, इन सब में भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प करता है। ये फैटी एसिड जो है प्लियोट्रोपिक इफेक्ट, हमने देखा था प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में 12th में। तो प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या था कि एक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा था, वैसे यहाँ पे भी इसका प्लियोट्रोपिक इफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग इफेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट होता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देता ताकि अगर क्लॉट नहीं बन जाए, ब्लड नहीं रुक जाए, हाइपरटेंशन में भी हेल्प करता है हमें, हाइपरलिपिडेमिया में हेल्प करता है। तो ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो हम देखने को मिलता है हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से। अब हम बात करते हैं ट्रांस फैटी एसिड की। तो ट्रांस फैटी एसिड हमें कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन सब में ट्रांस फैटी एसिड मिलेगा, और एक हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल। अब ये क्या होता है ये हम प्रॉपर्टी में आगे डिस्कस करेंगे, बट इसका एग्जाम्पल होता है वनस्पति या फिर डालडा भी बोलते हैं उसको हम नॉर्मल। तो ये इन चीज़ों में क्या मिलता है हमें, ट्रांस फैटी एसिड। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और इसको फूड इंडस्ट्री में क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक फ़ायदा होता है, ये शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करते हैं फ्राइड फूड की, मतलब उसको ज़्यादा टाइम तक अच्छा रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिन भी ऑयल्स में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें भी हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड होता है।
फास्ट फूड जो हम खाते हैं उसमें भी हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड होता है। तो अब इसका इफेक्ट का क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ट्रांस फैटी एसिड जो है उसके बहुत सारे रिस्क हमें देता है, जैसे कि प्लाज्मा लिपिड एंड लिपोप्रोटीन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, यानी ब्लड वेसल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ये, इंसुलिन को रेजिस्टेंस देगा, डायबिटीज़ एंड एडिपोसिटी। तो सिंपल अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से हम एडिपोसिटी, हमने पता है कि अगर हम ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ का खतरा भी हो सकता है, एडिपोसिटी यानी कि हम ओबेस हो सकते हैं। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही डायबिटीज़ हो रही है। देन एंडोथीलियल डिसफंक्शन, हमारे ब्लड वेसल में भी दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ फंक्शंस खराब होंगे। तो ये सब ट्रांस फैटी एसिड की वजह से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड, पर उससे पहले हम देखते हैं पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो हमने देखा था कि जो लिनोलिक एंड लिनोलेनिक, हमें आगे जो टेबल देखी थी उसमें हमने देखा था, एक सेकेंड, ये हमने देखा था यहाँ पे लिनोलिक एंड लिनोलेनिक। तो ये जो दोनों थे हमने देखा था कि ये दोनों पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये इसेंशियल फैटी एसिड का कंपोनेंट थे। ठीक है, तो इन दोनों में कितने कार्बन से? 18 कार्बन से। तो जो अब हमारा लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड है वो दोनों ही क्या है? पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो पहले तो एग्जांपल हो गए पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर हम शॉर्ट में इसको पूफा बोल सकते हैं। तो पूफा के दो एग्जांपल क्या हो गए? लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड। फिर सेकंड चीज़ है कि ये दोनों ही क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड। अभी मैंने कहा कि वो मेन इसेंशियल फैटी एसिड या इसेंशियल फैटी एसिड है, तो इन्हीं दोनों को हमने इसेंशियल फैटी एसिड कहना है, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। देखो कौन सी चीज़ इसेंशियल होती है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती और हमें बाहर से लेना पड़ता है डाइट में, तो वो चीज़ इसेंशियल होती है। तो ये दोनों जो एसिड्स है वो इसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, और यही दोनों क्या है? पूफा है। ओके, देन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग तीन पार्ट्स में, तीन फैमिलीज में देखते हैं। एक तो ओमेगा 3 फैमिली जो हमने अभी देखी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैमिली एंड ओमेगा 9 फैमिली। अब ओमेगा 3 फैमिली देखो, 3 में सबसे बड़ा वाला वर्ड कौन सा? बड़ा वाला वर्ड देखो, लिनोलिक भी और लिनोलेनिक भी है। तो लिनोलेनिक जो है ना वो हमारा ओमेगा 3 फैमिली में आता है, और जो उसी का छोटा वर्जन लिनोलिक है, ठीक है, वो ओमेगा 6 फैमिली में आएगा अलॉन्ग विथ अराकिडोनिक एसिड। और जो ओमेगा 9 फैमिली उसमें ओलिक एसिड आता है। तो ये सब क्या आ जाता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है, उसके बाद है जो अराकिडोनिक एसिड है जो कि हमारा ओमेगा 6 फैमिली में आ रहा था, 20 कार्बन का होता है, जो कि वो प्रीकर्सर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, यानी कि उसी से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। अराकिडोनिक एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम द लिनोलिक एसिड इफ द लेटर इज सप्लाइड इन द डाइट। यानी कि अगर हमारी बॉडी में लिनोलिक एसिड जो कि एक पूफा है वो अगर हमने डाइट में लिया, क्योंकि वो एसेंशियल हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो लिनोलिक अगर हमने डाइट में लिया तो उससे क्या बनेगा? अराकिडोनिक, और अराकिडोनिक से क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और याद हो तो मैंने जब तुम्हें बताया था कि हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स में देखा था हमने कि जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं या जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो फंक्शन ऑफ लिपिड में इंक्लूडेड था। तो हमने क्यों कहा था? अब हमें समझ आ गया है कि जो कि अराकिडोनिक है, जो कि हम पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि क्या है? लिनोलिक, अगर हमने वो प्रोवाइड करा है डाइट में तो उससे क्या बनेगा हमारे पास? अराकिडोनिक, और अराकिडोनिक क्या बनाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसलिए हमने फंक्शन ऑफ लिपिड में थर्ड पॉइंट समझ लिया है। तो हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि जो ओमेगा 3 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसी का एक एग्जांपल है पेंटानोइक एसिड, जो कि फिश ऑयल्स में प्रेजेंट होता है, उसका भी ग्रेट न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होता है। 6 पॉइंट देखें अगर हम, तो जो इकोसेनोइड्स हैं, इकोसा मीन्स 20, डिराइव होते हैं 20 कार्बन के अराकिडोनिक एसिड से, राइट। अराकिडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन का, उसी से डिराइव होता है इकोसेनोइड। ये भी पॉलीइनोइक फैटी एसिड, पॉलीइनोइक फैटी एसिड यानी कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, ये भी पूफा ही का एग्जांपल है इकोसेनोइड्स। दे आर प्रोस्टानोइड्स, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन एंड लिकोट्राइन्स। तो अगर हम समरी डिस्कस करें जो हमने यहाँ पढ़ा है, तो ये है कि लिनोलिक जो है वो एक पूफा है अलॉन्ग विथ लिनोलेनिक, ये दोनों ही पूफा का एग्जाम्पल है। लिनोलिक अगर हमारी डाइट में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी अराकिडोनिक बनाएगी, अराकिडोनिक से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, या फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा कि उससे इकोसेनोइड्स बनते हैं। इकोसेनोइड्स में हमने इकोसेनोइड्स यानी कि 20 कार्बन से डिराइव हुए हैं, अराकिडोनिक से डिराइव हुए हैं।
इकोसिनोइड्स का दूसरा नाम है प्रोस्टासिनोइड्स। अब हम 3 चीज़ें इससे बनवा रहे थे, एक तो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स या थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन हमने क्लॉटिंग जब हम देखेंगे फिजियोलॉजी में उसमें भी हमें मिलेगा। तो ये सब चीज़ें काय से बन रही हैं, एराकिडोनिक्स से। तो ये हमने डिस्कस करा है पूरा पूफा का एग्जाम्पल। पूफा खुद भी क्या है, एक मतलब सॉरी, इकोसिनोइड खुद भी एक पूफा है। क्यों? क्योंकि लिनोलिक से सब कुछ बन रहा है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है इसमें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन यानी कि जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं, उसको हम करेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि उसी में से डबल बॉन्ड को हटा दो तो अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाने को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब इसको हाइड्रोजनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे अगर इक्वेशन तो उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और डबल बॉन्ड को हटाते जा रहे हैं। यादो तो जो हमने टेबल देखी थी उसमें हमने तीनों देखे थे और तो मैंने कहा था कि इनको हम आगे प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये वही है, लिनोलेनिक है, लिनोलिक है एंड ओलिक है। तीनों में ही 18 कार्बन्स हैं। बस अंतर ये है कि डबल बॉन्ड का अंतर है, मतलब डबल बॉन्ड के नंबर का। पहली बात तो जो लिनोलेनिक है, देखो लिनोलिक और लिनोलेनिक में से कौन सा बड़ा नाम लग रहा है, लिनोलेनिक है ना। तो लिनोलेनिक में ज़्यादा डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 3 है। लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड है और ओलिक में सिर्फ 1 है। तो नाम से ही लग रहा है कि हमने लिनोलेनिक था, फिर हमने उसको छोटा कर दिया, लिनोलिक हो गया, देन हमने उसको और छोटा कर दिया, लिन हटा दिया तो ओलिक बचा। तो हम डबल बॉन्ड हटाते जा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते करते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे हर बार। तो 3 डबल बॉन्ड था, देन 2, देन 1। और बाद में हमने देखा था जब हमने सैचुरेटेड डिस्कस करा था कि एक स्टेरिक एसिड होता है सैचुरेटेड में, वो भी 18। तो ये वो टेबल है जो मैं बात कर रही थी। इवन चेन जो है अनसैचुरेटेड वाली, उसमें हमने देखा कि लिनोलेनिक है, लिनोलिक है, देन ओलिक है। तो ये 3 डबल बॉन्ड वाला था, देन 2 डबल बॉन्ड, देन 1 डबल बॉन्ड, और ये सब अनसैचुरेटेड था। पर हमने हाइड्रोजनेशन में क्या करना है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सैचुरेटेड में 18 कार्बन वाला कौन सा, स्टीयरिक है। तो इन तीनों से होते हुए ये स्टीयरिक बना देगा। हम हाइड्रोजन ऐड करते करते स्टीयरिक बना रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है और याद भी हो गई है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, डेट इज़ हेलोजिनेशन। अब नाम से समझ आ रहा है, हेलोजिनेशन यानी कि हम हेलोजन डालेंगे। तो 2 हेलोजन एटम एक डबल बॉन्ड पे डालेंगे, 1 डबल बॉन्ड पे 2 हेलोजन एटम डालेंगे, और क्या बनेगा उससे, फैटी एसिड का हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव बनेगा। जैसे कि हमने ओलिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड है 18 कार्बन का, उस पर कितने डबल बॉन्ड है हमने बताया था, 1 डबल बॉन्ड होता है। हमने ऊपर भी डिस्कस करा है कि ओलिक में 1 डबल बॉन्ड है। तो वो 1 डबल बॉन्ड में हमने 2 आयोडीन के एटम डाले, तो क्या बना, डाई आयोडो ओलिक एसिड बना। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा हम आयोडीन डालेंगे उतना हमें आयोडीन नंबर मिलेगा। अब आयोडीन हम कहाँ डालते हैं, डबल बॉन्ड पे। तो जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर मतलब उतने ज़्यादा डबल बॉन्ड है। तो ये हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या बताएगा हमें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने हैं, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमें कौन बताएगा, आयोडीन नंबर। तो सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई और याद भी हो गई है। ऑल्सो ये पॉइंट याद रखना कि हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल है वनस्पति, क्योंकि देखो हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, सेचुरेशन करा रहे हैं हम अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड पे मूव हो रहे हैं, तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। देखो एस 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 यानी सेचुरेशन, सेचुरेशन से ही सॉलिडिफिकेशन। तो जितना ज़्यादा सेचुरेशन होगा उतना ज़्यादा वो सॉलिड बनता जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से याद रखना। अब हम मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो शॉर्ट या मीडियम चेन जो होती है ना वो लिक्विड्स होती है, और जैसे जैसे चेन को हम लॉन्ग बनाते जाते हैं, हमने फैटी एसिड का जब क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने डिस्कस करा था कि लेंथ के बेसिस पे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ऐसे करके होता है। तो शॉर्ट और मीडियम जो होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, और जो लॉन्ग फैटी एसिड होते हैं ना वो थोड़े थोड़े सॉलिडिफाई होते जाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हम एक इक्वेशन लिखें तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिडिफिकेशन, और जितना ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू सेचुरेटेड फैटी एसिड जो सेम चेन लेंथ का है। मतलब अगर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और उनकी चेन लेंथ सेम है, तो किसका कम होगा मेल्टिंग पॉइंट, अनसेचुरेटेड का कम होगा। जैसे कि स्टीयरिक एसिड है जो कि क्या है, सेचुरेटेड है। ठीक है, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो 18 कार्बन का है। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 69 डिग्री सेल्सियस है। ये सब याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि अगर अनसेचुरेटेड है तो उसका
कम होगा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि यहाँ स्टेरिक एसिड का 69 है, बट अगर ओलिक एसिड है, लिनोलिक है, लिनोलेनिक है, ये सब भी 18 कार्बन के, मतलब सेम चेन लेंथ है, बट इनमें डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो माइनस में जाता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। तो अनसेचुरेटेड का हमेशा क्या होगा, कम होगा सेचुरेटेड से। सेचुरेटेड का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्ट फॉर्मेशन, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है ईस्टर फॉर्मेशन। इसमें ये चीज़ रहेगी कि फैटी एसिड अगर अल्कली के साथ मिल रहा है तो वो सॉल्ट बनाएगा, और अगर ईस्टर बनाना है तो यानी कि हम फैटी एसिड में क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो ईस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। और अल्कोहल में भी हम लोग ज़्यादातर ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन में फैटी एसिड यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने अल्कली का रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बन गया। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं ना उन्हीं को हम सोप कहते हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम सोप्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी याद रखना है हमें। फिर उसके बाद आते हैं ईस्टर फॉर्मेशन, हमने देख ही लिया है। तो फैटी एसिड जो होता है वो मोनोईस्टर, डाईस्टर या ट्राईस्टर बना सकता है विद अल्कोहल ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ अल्कोहल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक टाइप का अल्कोहल ही है, ठीक है, तो उसमें ईस्टर फॉर्मेशन कर सकता है मोनो, डाई या ट्राई करके। तो जो ट्राईस्टर होता है वही ट्राईग्लिसराइड है, तो ट्राईग्लिसराइड या उसका दूसरा नाम है ट्राईसाइल ग्लिसरॉल। यह भी हम जब क्लासिफिकेशन में देखेंगे सिंपल फैटी एसिड में तो उसमें हम न्यूट्रल फैट देखेंगे। तो जैसे ग्लिसरॉल है तो वो फैटी एसिड के साथ मिला तो मोनो असाइल ग्लिसरॉल बनाया। फिर अगर मोनोग्लिसराइड वापस एक और फैटी एसिड के साथ मिला तो डाई असाइल ग्लिसरॉल, एंड फिर वापस से एक और मिला तो ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, इसमें पहले OH था, ऐसा OH था ये पहले, जैसे CH2 CH2 है, OH है, तो ये हमारा मतलब ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी अल्कोहल हो गया, तो ये जैसे ग्लिसरॉल है। तो अब इसमें क्या हो गया कि जैसे हमारा ये जो OH था उसके साथ एक फैटी एसिड आके मिला। अब ये मिलने पे क्या होता है कि यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH, तो वाटर निकल गया हमारा, तो अब ये मिल जाएगा और ये यहाँ पे O बचा था तो भी O यहाँ पर बच गया है। और ऐसे करके अगर ऐसे करके दूसरा फैटी एसिड आ गया, तीसरा फैटी एसिड आ गया, तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राईग्लिसराइड बन जाता है, जिसको हम वापस क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ये वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये अल्फा डैश कार्बन है। और अल्फा डैश क्योंकि थोड़े से सिमिलर है बट एंजाइम्स कैन डिस्टिंग्विश, मतलब एंजाइम इन दोनों को पता लगा सकता है कि कौन क्या है। अब हम आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, डेट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो जितने भी फैटी एसिड है वो सब ऑक्सीडेशन मतलब प्रोसेस से गुजरते हैं बॉडी में, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। तो जैसे बीटा ऑक्सीडेशन है वो एक मेजर प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं। पर जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से ऑटो ऑक्सीडेशन यानी वो खुद ही खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो ये हो गया लास्ट प्रॉपर्टी। अब हम तो सिंपल लिपिड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है न्यूट्रल फैट जिसको हम ट्राईग्लिसराइड या ट्राईसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं, जो भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ तीन फैटी एसिड मिलते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ और ये मिलके बनाते हैं न्यूट्रल फैट। और दूसरी चीज़ होती है वैक्सेस। तो वैक्सेस एक छोटा टॉपिक है तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो वैक्सेस क्या होते हैं, दे फॉर्म द सिक्रेशन। वैक्स कहाँ मिलते हैं हमें, इंसेक्ट के सिक्रेशन में, लीव्स के सिक्रेशंस में या फ्रूट्स के सिक्रेशन में, ठीक है, जैसे बीज वैक्स में मिल गया, व्हेल स्पर्म ऑयल में मिल गया। तो इनमें क्या होता है कि ये ईस्टर अभी हमने देखा था कि सिंपल फैट में भी ईस्टर ही बन रहा है, तीन फैटी एसिड मिले ग्लिसरॉल से तो वो भी ईस्टर ही था। पर ये किनके बीच का ईस्टर है, हायर फैटी एसिड के बीच का, एंड विथ हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक यानी कि सिंगल चेन, एक ओपन चेन होगी, ठीक है, और मोनोहाइड्रोक्सी यानी कि एक OH होगा। एक OH होगा मतलब एक ही बार वाटर हम बाहर निकाल सकते रिएक्शन करके, यानी कि एक ही बॉन्ड बनेगा, इसमें तीन OH नहीं है। जैसे ग्लिसरॉल में 3 OH थे ना, बट यहाँ पे 3 OH नहीं, सिर्फ एक ही OH है, यानी कि एक ही फैटी एसिड मिलेगा, वो भी हायर फैटी एसिड। तो मतलब ये एक बहुत लंबी चेन बनती जाएगी, जैसे जैसे मिलते जाएंगे ना वैसे वैसे एक लंबी चेन बनेगी। इसलिए यहाँ लिखा है सो हैव वेरी लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स, मतलब एक हमारा फैटी एसिड है और एक ही हमारा अल्कोहल में एक ही OH है, वो दोनों ने ईस्टर बॉन्ड बनाया और वो आगे एक चेन बनती गई, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन गई जिसमें बहुत सारे कार्बन आइटम्स होते हैं।
अब इनका यूज़ क्या होता है, वैक्सेस का कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है हमें पता है, ऑइंटमेंट्स में, पॉलिशेस, लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है, कैंडल्स में यूज़ होता है हमें पता है। तो ये हमारा, अब हम अगर देखें तो सिंपल लिपिड में हमने वैक्सेस तो देख लिए हैं, अब हम देख रहे हैं न्यूट्रल फैट, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं, तीन फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने देखा ये ग्लिसरॉल एक और इसके साथ 3 फैटी एसिड ने एस्टर बॉन्ड बना के ये क्या बना दिया, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड या फिर न्यूट्रल फैट। नॉमेनक्लेचर में सिंपल सी बात है कि तीनों कार्बन को हमने देखा कि अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा डैश नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड, दैट इज द अल्फ़ा एंड द अल्फ़ा डैश, ये बात हो गई है। फिर हम आगे आते हैं मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड और सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों क्या होते हैं, देखो देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 टाइप के फैटी एसिड हैं, पर तीनों सेम टाइप के हैं, मतलब तीनों सेम ही टाइप के अगर हैं तो हो जाएगा सिंपल ट्राइग्लिसराइड। बट अगर इसी ग्लिसरॉल के साथ 3 अलग अलग टाइप के फैटी एसिड हैं तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। अब 3 अलग अलग टाइप का मतलब ये भी हो सकता है कि 2 अलग टाइप के और एक अलग टाइप का, मतलब 2 सेम टाइप के, 2 एक जैसे और एक अलग, मतलब तीनों सेम नहीं है अगर, तो वो हो जाएगा मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ आ गई है ना। अब जो फैट और ऑयल होते हैं ना, नेचुरली जो होते हैं हमारे इसमें, वो मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। देन हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड में हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने यहाँ देखा था कि जैसे जैसे सेचुरेशन बढ़ रहा था, मैंने बताया था S4S है, तो S अगर सेचुरेशन बढ़ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन बढ़ता है। वैसे यहाँ पर है कि जैसे ऑयल्स हैं और फैट्स हैं, तो हमने देखा कि ये दोनों क्या है, मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड है। मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड मतलब अनसेचुरेटेड भी ज़्यादा हो सकता है, फिर सेचुरेटेड ज़्यादा हो सकता है। मिक्सचर है तो कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा तो होगा। तो जैसे ऑयल्स हैं तो वो मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, तो उसमें अनसेचुरेटेड वाला कंपोनेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि सेचुरेटेड कम होगा। सेचुरेटेड कम यानी सॉलिडिफिकेशन कम, यानी कि वो लिक्विड होते हैं। तो ऑयल्स लिक्विड होते हैं और फैट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेचुरेटेड कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो सॉलिडिफाई ज़्यादा होते हैं, S4S, ठीक है। इससे याद रहेगा, हमें रीज़न याद रहेगा। ये तो हमें पता है कि ऑयल्स लिक्विड होते हैं, बट क्यों लिक्विड होते हैं, क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड ज़्यादा होता है प्रोपोर्शन और सेचुरेटेड कम होता है। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट चेन ज़्यादा होती है। हमें पता है कि लॉन्ग चेन जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, सॉलिडिफिकेशन बढ़ रहा था। तो दूसरा पॉइंट हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट चेन है इट मीन्स कि वो लिक्विड होगा, और अगर जैसे जैसे लॉन्ग चेन बन जाती है, लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सेचुरेशन बढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। फिर है कि अगर हायर चेन लेंथ है, मतलब लेंथ अगर ज़्यादा है तो वो हार्ड फैट होगा, जैसे कि पिग फैट होता है। और अगर वो जो मीडियम चेन के फैटी एसिड है तो वो सॉफ्ट फैट होगा, जैसे कि बटर और कोकोनट ऑयल में होता है। कोकोनट ऑयल हमने पहले डिस्कस करा था कि इसमें लॉरिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड होता है, और कैप्रिक एसिड भी होता है। लॉरिक कितने कार्बन का था, 12 कार्बन का, और मिरिस्टिक 14 कार्बन का, ठीक है। अब हमने जब फंक्शन ऑफ लिपिड देखा था तो हमने डिस्कस किया था कि ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड होता है, जो कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ये हमने पढ़ा है बचपन में। देन हम देखेंगे कि जब स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड की तरह, तो ये क्वेश्चन रहता है ना कि क्यों इस फॉर्म में स्टोर होता है। क्योंकि देखो अगर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिपेल होंगे। वाटर मॉलिक्यूल रिपेल होंगे तो स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम से कम लगेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। स्पेस कम लगेगी और लेस वेट रहेगा, ठीक है। अगर फैट ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो ओबेसिटी हो जाती है। उसके बाद आता है घी यूजुअली काऊ के मिल्क से हम लोग डिराइव करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं जब तक लिक्विड का फैट और मिल्क सॉलिड सेपरेट ना हो जाए। फिर जो ये मिल्क सॉलिड है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। जब हम सॉलिड रिमूव करते हैं उसके साथ 2 प्रोटीन्स हट जाते हैं, लैक्टोज एंड कैसीन। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी पीपल लैक्टोज और कैसीन से सेंसिटिव है उनको बटर की जगह घी खाना चाहिए, क्योंकि जब हम घी बनाते हैं तो हमने इन दोनों को निकाल दिया है सॉलिड के साथ ही। अब जो प्रोडक्शन ऑफ घी है उसमें हम बटर को सिमर करते हैं, देन उसको टेस्टी और एरोमेटिक बना देते हैं। ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है।
देन ये काफ़ी शेल्फ स्टेबल, यानी कि बहुत टाइम तक हम घर में देखते हैं कि घी रखा रहता है, ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है और इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए ये स्टेबल रहता है और ये ख़राब नहीं होता और ये अच्छा भी रहता है हमारे लिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। उसके बाद है कि घी, क्योंकि उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, वो इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है, एरोमेटिक होता है, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज ए ह्यूमन फूड, इजीली डाइजेस्टिबल होता है। ठीक है, बटर और घी दोनों ही मीडियम और शॉर्ट चेन से बनते हैं, जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है कि घी जो होता है उसमें ब्यूटरिक एसिड भी होता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसलिए कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो हम घी लगाते हैं, है ना। और घी खाना भी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं इसके, तो इसलिए घी खाना बंद नहीं करना चाहिए, हमें घी खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। हमने पहले प्रॉपर्टीज़ फैटी एसिड की देखी थी, हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन। अब ये प्रॉपर्टीज़ का की है न्यूट्रल फैट, यानी कि ट्राइग्लिसराइड की। तो सबसे पहला हाइड्रोलिसिस, यानी कि डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो डाइजेशन कब होता है? डाइजेशन होता है जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड को कहीं एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना है, आना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट, जो हम खाते हैं उस फैट का डाइजेशन के दौरान हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसमें क्या होगा, एंजाइम्स होते हैं लाइपेजेस जैसे, जो कि उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इज सिक्वेंशियली हाइड्रोलाइज टू डायसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से डायसाइल ग्लिसरॉल बनेगा और उससे मोनोसाइल ग्लिसरॉल, यानी ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, देन मोनोग्लिसराइड बनेगा। और मोनोग्लिसराइड से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। मतलब यहाँ से हमने कहानी यहाँ तक चली थी, हमने देखा था ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड मिलकर ट्राइग्लिसराइड कैसे बना रहे थे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो वो जो उल्टा प्रोसेस है वहीं यहाँ पे चलेगा हाइड्रोलिसिस में। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस, दैट इज डाइजेशन। कब होता है, क्या, कौन करा रहा है और कैसे, क्या क्या स्टेप्स होती है, वो हमने देखा। दूसरा है सेपोनिफिकेशन। ठीक है, सेपोनिफिकेशन क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड है हाइड्रोलाइज बाय द अल्कली। हमने जब फैटी एसिड की प्रॉपर्टी देखी थी वहाँ पे भी हमने सोप फॉर्मेशन किया था। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सेपोनिफिकेशन कर रहे हैं। तो व्हेन ट्राइग्लिसराइड आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द अल्कली, तो इसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। तो इसमें हमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसमें, ग्लिसरॉल और सोप। एंड में क्या बनेगा कि हम ट्राइग्लिसराइड को जब तोड़ते जाएंगे तो ग्लिसरॉल तो मिलता ही हमें, और फैटी एसिड कहाँ में यूटिलाइज हो जाता है, सोप बनाने में, क्योंकि वो फैटी एसिड जो वही अल्कली के साथ रिएक्ट करके सोप बनाते हैं। तो जो हमने फैटी एसिड में पढ़ा था ना कि फैटी एसिड और अल्कली मिलकर सोप बना रहे, वही यहीं पे हो रहा है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के अंदर ही फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड को जब आप तोड़ते हो हाइड्रोलिसिस से तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड निकलते हैं। तो ग्लिसरॉल तो एज इट इज रहेगा और फैटी एसिड सोप बना देगा अल्कली के साथ मिलके। अब जो सेपोनिफिकेशन हम क्यों करा रहे हैं, तो जो सेपोनिफिकेशन नंबर है वो हमें इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जितना ज़्यादा सेपोनिफिकेशन में एक्चुअली हम करते क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं और उससे हम सेपोनीफाई करते हैं फैट को। मतलब 1 ग्राम फैट को सेपोनीफाई करने के लिए कितना KOH लगेगा, कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, वो हमें देखना होता है। तो इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द फैट एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। मतलब जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा फैट का, उतना कम KOH लगेगा। और KOH मतलब ही सेपोनिफिकेशन नंबर। तो सेपोनिफिकेशन नंबर जितना कम है उतना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट है फैट का। तो जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वो है रेंसिडिटी ऑफ फैट। तो वो हमें कहती है कि जो फैट्स और ऑयल्स है उनकी टेंडेंसी होती है रेंसिड होने की। रेंसिडिटी यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाए जब फैट्स और ऑयल्स हैं। तो 2 टाइप की होती है, एक होती है हाइड्रोलिटिक और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव। हाइड्रोलिटिक नाम से पता चल रहा है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फैट्स और ऑयल्स में, वो क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इनके मॉलिक्यूल्स का। वो हो गई हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। उसमें क्या होता है कि जो परऑक्सीडेजेस होते हैं और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनका पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे क्या बनता है, इपोक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो अगर ये इन विवो होने लगे, इन विवो यानी हमारी बॉडी के अगर अंदर होने लगेगा ये, तो ये इंटीग्रिटी ऑफ बायोमेम्ब्रेन को ख़त्म कर देगा और उसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। पर एक्चुअली में ऐसा होने नहीं देता। तो बहुत सारे जो नेचुरल फैट्स और ऑयल्स हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ई है जो कि प्रिवेंट करेगा इस ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को होने से हमारे बॉडी के अंदर। पूफा जो होता है हमारा वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए हम वेजिटेबल ऑयल्स जो भी हाई कंटेंट ऑफ फूफा जिसमें होता है उसको हम यूजुअली प्रिजर्व किस में करते हैं, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट में।
तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमने पूफा में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्यों डाल के रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि पूफा जो है वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो जिस भी वेजिटेबल ऑयल में ज़्यादा कंटेंट है पूफा का, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट डाल के। देन मैंने आपको कहा था कि कोकोनट ऑयल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। तो जो कोकोनट ऑयल के बारे में हमने देखा था कि हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाले थे, वो ये था कि जो रिपीटेड हीटिंग होती है ऑयल्स की, जैसे कि हमने जो लोग भी हॉस्टल में रहते हैं ना, वो देखा होगा कि ऑयल को बार बार रिपीटेडली हीट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी उसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। उसकी वजह से अनप्लीजेंट टेस्ट और कलर आने लगता है ऑयल में। बट अगर कोकोनट ऑयल यूज़ करा हमने खाने में, तो उसमें क्या होता है, कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे कि लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड। हमने देखा था कि दोनों होते हैं, तो वो पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता। मतलब कोकोनट ऑयल का बार बार अगर हीट भी करोगे ना, तो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा जैसे कि नॉर्मल ऑयल हो जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और वैक्सेस तो हमने देख ही लिए हैं, तो अब हम हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंपाउंड लिपिड। वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर लूँगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपको याद हुआ हो, आपको इजी मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया हो अगर चैप्टर, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।